मुजफ्फरनगर एक वीवीआईपी सीट है पहले चरण की, उसकी बात कर लेते हैं। आखिरी दिन यहां पर भी धुआंधार प्रचार देखने को मिला। मुजफ्फरनगर में 11 उम्मीदवारों के बीच फाइट देखने को मिल रही है। 16 लाख वोटर यहां पर किस्मत का फैसला करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक मुजफ्फरनगर सीट है और इस बार भी यहां का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। 2019 में सीट बीजेपी के खाते में गई थी। संजीव बालियान यहां से सांसद बने थे। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा है, उन्हीं पर दांव लगाया है। इस सीट पर कुल मिलाकर 16 लाख वोटर हैं, जिसमें पुरुष वोटर की बात करें तो 8,75,000 उनकी संख्या है और महिला मतदाताओं की संख्या 7,13,000 है। ये यहां पर इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। मुजफ्फरनगर के मुद्दों की बात कर लेते हैं। यहां पर चूंकि गन्ना बेल्ट है, किसान बाहुल्य इलाका है, लिहाजा यहां के मुद्दे भी किसानों के इर्द गिर्द ही सिमटे हुए हैं। यहां का सबसे बड़ा मुद्दा गन्ना किसानों को एमएसपी और छुट्टा पशुओं की समस्या है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की मांग भी लंबे समय से यहां पर की जा रही है। रैपिड रेल की मांग भी यहां पर जो जोर पकड़ रही है। रोजगार के लिए इंडस्ट्री यहां पर स्थापित की जाए, यह भी यहां के लोगों की मांग है। खासतौर से युवाओं की तरफ से मांग उठ रही है। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर में इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प देखने को मिल रहा है। 2014 और 2019 में संजीव बालियान ने यहां पर कमल खिलाया था और इस बार भी उन्हीं के ऊपर कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 सीटों की। उत्तराखंड में थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। 5 सीटों पर 56 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश में कुल मिलाकर 83.3 लाख वोटर मतदान करेंगे। 8,732 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। 11,723 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं। तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस फोर्स भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब इंतजार है वोटिंग का। अब जरा यह समझ लेते हैं कि उत्तराखंड की किन सीटों पर वोटिंग होनी है। सभी 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन वहां पर कौन कौन से चेहरे ताल ठोक रहे हैं और मुख्य मुकाबला किन के बीच में है वो भी आपको बता देते हैं। टिहरी गढ़वाल सीट, पौड़ी गढ़वाल सीट, इसके अलावा हरिद्वार सीट है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट है, नैनीताल है। ये वो 5 सीटें हैं उत्तराखंड की जहां पर 19 अप्रैल को पहले चरण में सभी सीटों पर मतदान सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा। अब जरा उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों की भी बात कर लेते हैं। चूंकि पहाड़ी इलाका है और मतदान कराना खासकर दुर्गम इलाकों में एक बड़ा टास्क होता है, लिहाजा आज से ही पोलिंग पार्टियां यहां पर रवाना होने लगी हैं। तैयारियों की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 8,732 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, 11,723 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस के 25,000 जवान भी तैनात किए गए हैं, जबकि पीएसी की 3 बटालियन फोर्स भी चुनाव में तैनात रहेगी ताकि कहीं पर कोई गड़बड़ी देखने को न मिले। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इन 5 सीटों पर इतने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं कि गिनती 50 से ऊपर निकल जा रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 56 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिसमें से हरिद्वार सीट पर 14 प्रत्याशी, पौड़ी गढ़वाल सीट की बात करें तो यहां पर 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। टिहरी लोकसभा सीट की बात करते हैं, यहां पर 11 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह से नैनीताल में 10 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, जबकि अल्मोड़ा में 8 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 5 सीटों के लिए 50 से ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उत्तराखंड में यूपी के मुकाबले बेहद कम वोटर हैं, फिर भी प्रदेश के कुल 83,37,000 वोटर प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें पुरुष वोटर 43,17,000 हैं, जबकि महिला मतदाता 40,20,000 के आसपास हैं। अब उत्तराखंड के मुद्दों की भी बात कर लेते हैं। पहाड़ी राज्य की अपनी समस्याएं हुआ करती हैं, अपने मुद्दे हुआ करते हैं, जिसमें सबसे अहम है पलायन का मुद्दा, जंगली जानवर, रोजगार, सिडकुल फैक्ट्रियां। ये वो मुद्दे हैं जो कि पब्लिक के बीच में हैं और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर पब्लिक वोट करने के लिए जाएगी। देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिद्वार से दीपांकर भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, पहले ही चरण में सभी 5 सीटों पर मतदान हो जाना है और उत्तराखंड में खूब प्रचार हमें देखने को मिला। एक बार फिर से हरमन से हमें यह सुनने को मिला कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है। उत्तराखंड की जनता कितना ये स्वीकार करने को तैयार है? क्या एक बार फिर से 5 सीटों पर कमल खिलाने के लिए तैयार है, या पब्लिक के मुद्दे और उसका मूड इस बार कुछ और है? देखिए अमित, उत्तराखंड की 5 सीटों पर जिस तरह से अभी आपने बताया कि 56 कैंडिडेट यहां पर हैं, लेकिन 5 सीटों पर जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और आमतौर पर हर लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच यहां पर फाइट देखने को मिलती है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी भी आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से रिपोर्ट करेंगे। मैं अभी टिहरी संसदीय सीट पर हूं और टिहरी संसदीय सीट का अगर मैं एनालिसिस करूं, यहां पर करीब 11 कैंडिडेट मैदान में
में है और यहाँ पर भी मुख्य तौर पर जो फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट के साथ ही है। बीजेपी से यहाँ पर माला राज्यलक्ष्मी साहब मैदान में हैं, जो सिटिंग सांसद हैं और चौथी बार वो मैदान में हैं। तो कांग्रेस से पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला भी मैदान में हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प चीज आपको ये भी देखने को मिलेगी कि टिहरी संसदीय सीट पर ही दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं ये उत्तराखंड के बाकी 5 सीटों के कैंडिडेट से सबसे उम्रदराज हैं। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो 70 साल के हैं, तो बीजेपी की जो सिटिंग सांसद है माला राज्यलक्ष्मी शाह वो 73 साल की हैं। तो ये भी एक सीट पर एक बड़ा मुद्दा है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो उम्रदराज हैं। खासकर बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं उन पर विपक्ष का एक प्रमुख तौर पर यह आरोप रहा है कि वो अक्सर फील्ड से नदारत रहती हैं, जनता के बीच से नदारत रहती हैं। चूंकि वो टिहरी राजघराने से जुड़ी हैं तो उनका आमतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि वो रानी हैं, उनको महलों में रहना चाहिए, वो जनता के बीच नहीं जाती। तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी पर यह आरोप लगाती रही है कि वो 12 साल से सक्रिय राजनीति में नहीं है, जनता उनको भूल चुकी है, इसीलिए उनको अब आराम करना चाहिए। इस सीट पर एक और जो महत्वपूर्ण मामला है वो आपको एक थर्ड एंगल यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पर बनाने की कोशिशें हो रही है और वो है निर्दलीय कैंडिडेट बॉबी पंवार। बॉबी पंवार बेरोजगार आंदोलन से उपजे हुए हैं। करीब 27 साल के बॉबी पंवार युवा हैं। उन्होंने भी यहाँ पर इस पूरी सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला बना दिया है। बॉबी पंवार का चक्राता जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो बॉबी पंवार ने मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया है। फिर से आएंगे आपके पास सुनील, एक बार दीपांकर के पास भी चल लेते हैं। दीपांकर, 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 3 चेहरों को रिपीट किया, लेकिन 2 चेहरे यहां पर बदले गए। अनिल बलूनी एक नए चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं। आपको लग रहा है कि इन 2 चेहरों के बदलने के बाद बीजेपी की कहानी एक बार फिर से रिपीट होगी, वही कहानी लिखी जाएगी जो 2014 में लिखी गई, 2019 में लिखी गई, वही 2024 में लिखी जाएगी? अमित, स्पेशली अगर हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार लोकसभा सीट और ये उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीट है और इस सीट पर चाहे दलित वोट हो चाहे मुस्लिम वोट हो वो बड़ी संख्या में है। खासतौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जिस तरह आपने कहा कि नया फेस यहाँ पर है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक 10 साल यहाँ सांसद रहे और 10 साल सांसद रहने के बाद उनका यहाँ पर टिकट काटा गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल भी हरिद्वार की जनता ने देखा है। तो क्या उसका कहीं पर जनता ये देखेगी कि मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने क्या काम किया या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कैंडिडेट के नाम पर उन्हें वोट पड़ेगा? अहम बात पहली। दूसरी बात यह कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत, हरीश रावत इस सीट से सांसद रह चुके हैं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके कामों को भी हरिद्वार की जनता ने देखा है। तो क्या वीरेंद्र रावत को अपने पिता के नाम का कोई फायदा यहाँ पर मिलेगा? क्या कांग्रेस का कैडर वोट वीरेंद्र रावत के साथ जाएगा? क्योंकि कांग्रेस में एक सेकंड लीडरशिप जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वो इस बात से नाराज है कि परिवार के व्यक्ति को उनकी बेटी विधायक पहले से है, उन्हीं के बेटों को यहाँ सांसद का टिकट मिलता है। तो सेकंड लाइन लीडरशिप जो है कांग्रेस की वो कहीं ना कहीं नाराज है इस बात से कि पार्टी में ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है जो जिसका परिवार इस पॉलिटिक्स में पहले से है, जिसके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हो। तो क्या ये नाराजगी भी रहेगी? साथ में बीएसपी ने यहां पर जिसे उम्मीदवार बनाया गया मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया। तो हरिद्वार में जो मुस्लिम वोटर है, हरीश रावत ने भी ये बात कहीं ना कहीं मानी कि बीएसपी ने जब मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर उतारा तो जो कांग्रेस का जो जिसे कैडर वोट मुस्लिम वोट को अपना कैडर वोट मानती है कांग्रेस, वो कहीं उस मुस्लिम कैंडिडेट के साथ न चला जाए। और ऐसी अगर स्थिति यहां पर बनी तो उस केस में कांग्रेस को यहां पर एक नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर मुस्लिम वोट बीएसपी के उम्मीदवार के साथ जाता है। तो बहुत सारे समीकरण हरिद्वार में रहेंगे और हरिद्वार में देखना होगा क्योंकि कांग्रेस के यहां 5 विधायक हैं, 2 विधायक बीएसपी के हैं। हालांकि एक का निधन हो चुका है, अक्टूबर में यहां पर उपचुनाव भी होना है। तो लेकिन पिछले 2022 का अगर तुलना करें तो 2 यहां पर बीएसपी के विधायक हैं, 5 कांग्रेस के विधायक हैं। तो कांग्रेस का अपर हैंड यहां पर है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर उतारा, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा, बीएसपी ने मायावती को उतारा, तो 3 बड़े नेताओं के आने के बाद किस पार्टी के फेवर में ये सीट जाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अमित, सुनील, जब भी उत्तराखंड की बात होती है तो 2 ऐसे मुद्दे हैं जो डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट करते हैं। एक, चूंकि देवभूमि है तो धर्म से जुड़ा अगर कोई मुद्दा होता है वो पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, और चूंकि सैन्य भूमि भी है, सैनिकों से जुड़ी हुई धरती है, तो सैनिकों को लेकर कोई मामला होता है तब भी हर परिवार हर घर से मामला कनेक्ट करता है। और बीजेपी की तरफ से, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हर मंच से इस बात का जिक्र किया गया कि हमने धार्मिक स्थलों का जिस तरीके से विकास किया, अतीत में ऐसा कभी हुआ नहीं था। सैनिकों की बात करें तो हमने ओआरओपी दिया,
हमने अग्निवीर योजना दी, हमने सैन्य धाम यहां पर बनाया। आपको लग रहा है कि इन दोनों मसलों पर पब्लिक का पूरा सपोर्ट बीजेपी के साथ उसी तरीके से जैसा अतीत में रहा है? और तीसरा, यूसीसी भी इस बार अलग अलग चुनावी मंचों से हमें सुनने को और देखने को मिल रहा है मुद्दा भी, इस पर पब्लिक कितना कनेक्ट कर पा रही है अपने आप को? और सुरक्षा और क्या है जी? देखिए अमित, अभी तक चाहे वो प्रधानमंत्री की जनसभाएं हों या फिर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सभाएं हों या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो हों, हमने जहां जहां देखा जबरदस्त भीड़ का एक माहौल दिखा और हर जगह ये बात उठी है। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की भी यहाँ पर जो दो जनसभाएं हुई गढ़वाल और कुमाऊं में, उसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा, उसमें भी चारधाम रोड परियोजना का मुद्दा उठा, उसमें भी चारधाम यात्रा का मुद्दा उठा, कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुद्दा उठा। तो इन तमाम चीजों पर खासकर हम देखेंगे कि जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री हैं, पिछले 10 सालों में ये चारों के चारों धाम चारधाम रोड परियोजना से जुड़े हैं। आज 4 लेन हाईवे इन धामों तक पहुंच रहे हैं और यात्रा का भी जो रिकॉर्ड है, जहां पहले 10-20 लाख तक यहां पर चारधाम यात्री आते थे, आज जो संख्या पिछली चारधाम यात्रा की अगर मैं बात करूं तो 60 लाख को क्रॉस कर चुकी है। रिकॉर्ड यात्री आ रहे हैं और यहाँ जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं उससे यात्री संतुष्ट भी हैं। मैं आपको रोक रहा हूं सुनील। शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हल्द्वानी से। शैलेंद्र, आप भी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, क्या मूड समझ पा रहे हैं, क्या मुद्दे समझ पा रहे हैं? खासतौर से अनिल बलूनी को लेकर जिस तरीके से धुआंधार चुनाव प्रचार वहां पर किया गया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी हुंकार भरी, पुष्कर सिंह धामी अलग अलग मंचों से लगातार उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। किस तरीके से उनका सपोर्ट यहां पर पब्लिक के बीच देखने को मिल रहा है? देखिए, अनिल बलूनी हो या फिर पांचों के पांचों जो सांसद प्रत्याशी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें हमने जहां भी देखा वहां बहुत जबरदस्त जन समर्थन उन पांचों के पांचों प्रत्याशियों को मिला। हाँ, गढ़वाल के क्षेत्र में जरूर हमें ज्यादा वीवीआईपी जो रैलियां हैं वो जरूर देखने को मिली, ये क्योंकि अनिल बलूनी का अपना प्रभाव है। उनके द्वारा बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं पिछले दिनों किए गए हैं, तो उसका असर भी गढ़वाल के क्षेत्र में देखा जा रहा है। चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सब जगह सब लोगों के बीच में उनका असर देखा जा रहा है। फिलहाल मैं हल्द्वानी में खड़ा हूं और हल्द्वानी का जो ये क्षेत्र है, ये इसकी पहचान पिछले 5 सालों के भीतर अजय भट्ट के नाम से हुई है, क्योंकि अजय भट्ट केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री रहे और उन्होंने इस क्षेत्र में कई ऐसे डेवलपमेंट के काम किए, लोगों के बीच में वो डेवलपमेंट के काम लेकर के गए। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने इसी बात को टारगेट किया कि जो काम होने थे वो नहीं हुए। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में जुबानी जंग इस पूरे के पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो है गर्म रही। हमारे साथ कुछ लोग इस समय मौजूद हैं। भाई साहब, ये बताइए कि किस तरीके का है, अब तो पूरा चुनाव प्रचार थम चुका है, तो ठीक रहा सब चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया रहा सर। ऐसा सांसद मिलना बड़ा भाग्य की बात है। ये अजय भट्ट जी ने विधायक और सभापति तक इतने नींद घूमते हैं जिन्हें हमारे सांसद जी घूमे हैं। कोई कार्य ऐसा नहीं है, कोई बीमारी के लिए, इलाज के लिए हमारे सांसद जी सबसे आगे रहते हैं। ऐसा सांसद मिलना हमारे भाग्य की बात है जी। ठीक है, हम चलिए, पब्लिक भी यही कह रही है कि देखिए प्रचार हो गया है, अब बारी वोटिंग की है। हम 19 अप्रैल को वोट करेंगे, तो अपने मुद्दे जहन में रखकर वोट करने के लिए जाएंगे।